देखो बच्चों, आज आपके स्वागत के लिए फूल बिछा रखे हैं मैंने। इन फूलों का क्या उपयोग करने वाले हैं अभी आप जानेंगे। 10th साइंस का लेसन नंबर 7वां चल रहा है। लेसन का नाम था परमाणु सिद्धांत, जो कि हमारा हो गया कंप्लीट। परमाणु सिद्धांत के जितने टॉपिक थे पूरे कर लिए हमने। और आगे का टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये हमने अभी पढ़ना है, ये हम शुरू कर रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और उसके बाद पढ़ेंगे गुणधर्म। ये चौथे पार्ट में चल रहा है बच्चों। पहले 3 पार्ट हो चुके हैं जिनमें हमने परमाणु सिद्धांत पूरे किए हैं। ठीक है, तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है कि तत्वों को अलग अलग समूहों में बांट लेना, अलग अलग ग्रुप्स में बांट लेना। ठीक है, तो अब बात आती है कि इनको अलग अलग समूहों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो बच्चों, ये आपके सामने कई सारे फूल हैं। अगर मैं इसके गुणों का अध्ययन करूं तो मैं यहां से शुरू करूंगा। पहले इसके बारे में अध्ययन करूंगा तो मेरे को पता लगेगा ये हरा है और इसकी ऐसी सुगंध है। फिर अगले का अलग से गुणों का अध्ययन करूंगा, अगले का फिर अलग से अध्ययन करूंगा, फिर इसका अलग से अध्ययन करूंगा। तो इससे बढ़िया तो मैं एक काम कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं कि जो मैं 3 टोकरियां ले लेता हूं, इस तरीके से 3 टोकरी ले लेता हूं, और इन 3 टोकरियों में मैं जो हमारे पास अलग अलग कलर के फूल हैं इनको छांट करके मैं अलग अलग कर लेता हूं। जैसे सारे लाल फूल जो है मैंने इकट्ठे करके यहां रख लिए। इस तरीके से सारे लाल फूल जो है मैं इधर ले आता हूं, और सारे हरे फूल इसमें से निकाल करके छांट करके और सारे हरे फूल मैं इस बाल्टी में रख लेता हूं, इस टोकरी में रख लेता हूं। इस तरीके से ये लो, इस तरीके से मैंने सारे हरे फूल इधर रख लिए। ठीक है, यूं रख लिए। और सारे काले फूल जो है वो मैंने इस तरीके से इनको अलग कर लिया। अब अगर मैं इसका अध्ययन करूंगा, अगर मैं अब इसके गुणों का अध्ययन करूंगा, तो एक फूल का अध्ययन करूंगा ना, इसे एक फूल का अध्ययन करूंगा तो इस बाल्टी में रखे सारे फूलों के गुणों का अध्ययन हो जाएगा मुझे। ठीक है, कि एक का अध्ययन करूंगा, मुझे पता लगा ये लाल रंग का है, इसकी सुगंध ऐसी है, तो बाकी सारे भी लाल रंग के, उनकी सुगंध भी ऐसी है। तो इनका अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको एक ऐसे समूह में बांट लिया है जिसमें मैं एक का अध्ययन करूंगा तो उसमें सारों का अध्ययन एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तत्वों को अलग अलग समूहों में बांटने की आवश्यकता पड़ी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप कहोगे कि जब बहुत सारे तत्व खोज लिए गए। देखो सन 1800 के अंदर, लगभग सन 1800 के अंदर कितने तत्व ज्ञात थे? सिर्फ 31 तत्व ज्ञात थे, और आज की तारीख में 114 से भी अधिक तत्व ज्ञात है। तो इसका मतलब पहले जब थोड़े तत्व थे तो उनका एक एक का अलग अलग अध्ययन कर लिया जाता था, लेकिन अब इतने सारे तत्व हो गए कि सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे, 114 का अलग अलग अध्ययन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि उनको अलग अलग समूहों में बांट लेते हैं, जिसमें एक समूह में एक जिने का अध्ययन करेंगे तो सारे समूह में उपस्थित सभी तत्वों का अध्ययन एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों? कि जब बहुत सारे तत्व खोज लिए गए तो उनका अलग अलग गुणों का अध्ययन करना क्या था? मुश्किल था। इसलिए उनको ऐसे समूह में बांट लिया गया जिसमें एक समूह में उपस्थित सभी तत्व समान गुणों के थे। इसलिए एक तत्व का अध्ययन करके उस पूरे समूह का अध्ययन कर सकते थे। इसलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो ये था फूलों का महत्व बच्चों। अब पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि वर्गीकृत करके इनको समूहों में बांट करके इसका अध्ययन करना क्या हो जाता है बच्चों? आसान हो जाता है। इसलिए इनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। फिर बात आती है कि सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का जो प्रयास था वो लेवोसिये एक वैज्ञानिक था, उसने किया। लेवोसिये, ठीक है, लेवोसियर कहते हैं। लेवोसियर ने किया। इसने क्या कहा कि तत्व जो है ना, जितने भी तत्व वो सारे 2 ही भागों में बांट दिए इन्होंने। कौन कौन से भाग? एक तो धातु और दूसरा था अधातु।
ठीक है। सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत किया लेवोशियन ने, और किन दो भागों में बांटा, धातु और अधातु में, कि सारे के सारे तत्व दो ही प्रकार के होते हैं, या तो आधे कुछ धातु होंगे या फिर कुछ अधातु होंगे, तीसरे प्रकार के तत्व नहीं होते। लेकिन ये बात फेल होगी। क्यों फेल होगी? क्योंकि कुछ तत्व ऐसे थे जिनमें धातु और अधातु दोनों के मिक्स गुण भी थे, दोनों के बीच के गुण भी थे, ठीक है। तो इसलिए ये बात ज्यादा सक्सेस नहीं हुई, और इनके रासायनिक और भौतिक गुणों में भी कुछ अंतर थे, इसलिए ये बात जो है सक्सेस नहीं हुई। तो सबसे पहले लेवोशियन ने धातु और अधातु में तत्वों को बांटा, लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन आया तत्वों को बांटने के लिए, अलग करने के लिए? क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं तो मैंने सिद्धांत वाला टॉपिक हटा दिया, गुणधर्म वाला भी हटा देता हूं, वर्गीकरण कर लेते हैं अपने पहले। देखो, फिर थोड़ा सा सही तरीके से वर्गीकरण करने के लिए एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था डोबेराइनर। इसने एक त्रिक नियम दिया, डोबेराइनर का त्रिक नियम, ये नियम दिया डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने क्या कहा बच्चों? डोबेराइनर ने ना कुछ तत्वों को तीन तीन के समूह में बांट लिया। डोबेराइनर ने क्या किया? तत्वों को तीन तीन के समूह में बांट लिया। जैसे कैसे समूह में बांटा? कि ये जैसे एक समूह था जिसमें तत्व थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये तीन तत्वों का एक समूह इसने बांट लिया लेवोशियर ने, ठीक है। और इसमें इसने कहा कि इन तीन, डोबेराइनर ने तीन तत्वों का एक समूह बनाया और कहा कि इन तीनों के गुण जो है ना वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं। रासायनिक और भौतिक गुण इनके क्या होते हैं? समान होते हैं। और इनका अगर अणु भार की बात करें ना, इनके आणविक भार की बात करें तो इसका होता है 7, इसका होता है 39, ठीक है। बीच के तत्व का जो भार, अणु भार होगा ना, वो इन दोनों के औसत अनुभार के बराबर होगा। इन दोनों को औसत निकालें, औसत भार कितना आएगा बच्चों? औसत भार आएगा, आप इन दोनों को जोड़ लो, 7 + 39, दो तत्व है इसलिए कितने से भाग देंगे? 2। तो 7 + 39 कितने होते हैं? 46, 46/2 कितना आया? 23। तो ये 23 ही इसका भार होता है, ठीक है। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम वैसे तो पूरा हो गया। क्या कहा इसने? डोबेराइनर ने कहा कि तीन तत्वों का एक समूह होता है जिनके अंदर, या ऐसे कहें कि डोबेराइनर ने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके, देखो इसका 7, इसका 23, इसका 39 भार, ठीक है। तो इसे भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया करके इसने कहा कि तीन तत्वों का ऐसा समूह प्राप्त होता है जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भौतिक व रासायनिक गुण जो है, रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। इन तीन तत्वों के समूह को क्या कहा बच्चों? त्रिक कहा, ठीक है। और इस त्रिक में पहले और तीसरे तत्व का जो भार होता है ना, उसका औसत भार ही बीच वाले तत्व का भार होता है। तो ये डोबेराइनर का था त्रिक नियम, ठीक है। क्या कहा? दोबारा बोल देता हूं एक बार, कि तत्वों को यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीन तत्वों का ऐसे समूह प्राप्त होते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, और इसके पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। ऐसे और भी त्रिक बनाए इन्होंने। और कौन से त्रिक बनाए? जैसे हमारे पास था एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और अपने पास आता है बेरियम। ये तीन तत्वों का एक त्रिक और बनाया, ठीक है। इसके अंदर अपने पास यूं था कि इसका भार था 40, इसका था 137, ये लगभग 88 पॉइंट कुछ आता है, तो इसको क्या कर दिया गया? 88, पूरा 88 मान लिया गया, ठीक है। तो इन दोनों का औसत जो है 88 पॉइंट कुछ आता है, तो इसको पूरा 88 मान लिया गया। तो एक त्रिक ये था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तो एक त्रिक ये रहा, एक त्रिक ये रहा। एक और त्रिक बनाया इन्होंने, किसका? ये लो, अपने पास था जैसे तीन तत्वों का एक और त्रिक बनाया। कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका भार था 35, इसका लगभग 127, इसका आएगा
81 के लगभग आता है, हम इसको 80 मान लेते हैं, एवरेज, ऑलमोस्ट एवरेज, लगभग औसत। ठीक है, तो ये हो गया 80। ये इनके क्या लिख रहा हूं मैं, परमाणु भार। ठीक है, तो अब दोबारा बोल रहा हूं डॉबेराइनर का त्रिक नियम कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो बढ़ता क्रम है 40, 88, 137, 35, 80, 127, बढ़ता क्रम है ना। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो तीन तत्वों का समूह प्राप्त होता है। 3 तत्वों का समूह प्राप्त होता है जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। इन्हें त्रिक कहा जाता है। 3 तत्वों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों, त्रिक कहा जाता है। और इस त्रिक में पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार मध्य तत्व के परमाणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये डॉबेराइनर का पहला त्रिक नियम था, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि इसकी सीमा क्या थी, इसकी कमी क्या थी। इस सिद्धांत की कमी ये थी कि केवल 3 ही त्रिक ज्ञात थे, बाकी तत्वों के त्रिक नहीं बने। ठीक है, तीन ही त्रिक ज्ञात थे। 3 त्रिक थी। कौन कौन सी त्रिक, एक तो ये वाला त्रिक और एक ये वाला, इनका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का, एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। बाकी तत्व इन त्रिक नियम के अनुसार नहीं बंट पाए, तो इसलिए ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो डॉबेराइनर का त्रिक नियम, त्रिक का मतलब 3 तत्व ऐसे होंगे जिनके परमाणु भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे। बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे के औसत परमाणु भारों के योग, परमाणु भारों के बराबर होगा। ठीक है, यही था डॉबेराइनर का त्रिक नियम। कमी क्या थी कि यह इसके केवल 3 त्रिक जो है 3 ही बने। ठीक है, बाकी तत्व त्रिकों के हिसाब से नहीं बांटे जा सके। तो ये बात हुई बच्चों डॉबेराइनर के त्रिक नियम की। इसके बाद अगला नियम जो आया, फिर एक वैज्ञानिक आया, उसने कोशिश की इनको बांटने की। उसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो इसने क्या किया, इसने भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा। सबसे पहले लिखा, कहता है कि लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, कितने नंबर शुरू हुआ ये, 1 नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के बाद आता नियोन है, लेकिन नियोन तो अक्रिय गैस है इसलिए उसको छोड़ दिया। नियोन के बाद क्या आया, सोडियम, तो सोडियम यहां पर रखा अपना 8 नंबर पर सोडियम। फिर मैग्नीशियम 9 नंबर पर। फिर अपने पास आ गया कैल्शियम, सॉरी एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर आ गया सल्फर और फिर आ गया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, लेकिन आर्गन अक्रिय गैस में, उसको हमने छोड़ दिया। फिर क्या आ गया, क्लोरीन के बाद अपने पास आ गया अब पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। बढ़ते क्रम में रखा ना, तो इसने देखा कि पहले तत्व के बाद 8वें तत्व के गुणों में पुनरावृत्ति होती है। मतलब पहले के बाद 8वां ऐसा गुण तत्व आएगा जिसके गुण पहले के समान होंगे, इसलिए हमने पहले के नीचे 8वां रख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे का 8वां कौन सा होगा, दूसरे का 8वां 9वां होगा। ठीक है, तो गिन के देख लो। इसके बाद अपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इसका 8वां ये हो गया। तो इन दोनों के गुणों में क्या होगी, समानता। इसी तरीके से तीसरे का जो 8वां होगा वो होगा एल्यूमिनियम, इन दोनों के गुणों की समानता होगी। इनके गुणों में समानता होगी, इसके गुणों में समानता होगी। ऑक्सीजन और सल्फर समान होंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन समान होंगे, और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम समान होंगे। ये कैल्शियम भी इसके समान होगा। तो न्यूलैंड कहता है कि अगर तत्वों को इनके भार के बढ़ते क्रम में रखें तो पहले के बाद 8वां तत्व ऐसा आता है जो पहले से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। मतलब 8वें के गुण पहले के जैसे ही होते हैं। तो ये है हमारे पास न्यूलैंड का अष्टक नियम। और न्यूलैंड ने इस बात की तुलना किससे की, भारतीय संगीत के 7 सुरों से की
कि अपने भारतीय संगीत के साथ शुरू होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है, कहता है कि ये देखो सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, ये देखो फिर सा आ गया। तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, मतलब पहला भी सा और 8वां भी सा, मतलब पहले और 8वें में क्या है, समानता। उसी तरीके से इसके भी पहले और 8वें में क्या होती है, समानता होती है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम दोबारा सुन लो, क्या था कि न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, तो उसने देखा कि पहले के बाद 8वां तत्व ऐसा आता है जिसके गुण पहले के समान होते हैं। इसी को ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। लेकिन इस नियम की कमी क्या थी, इसकी सीमा क्या थी कि ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू होता था, कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू होता था। कैल्शियम के आगे वाले जो तत्व आने वाले थे उन पर ये लागू नहीं होता। तो ये न्यूलैंड के अष्टक नियम की थी कमी। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, अब जो इस आज अपने जो सीखा, जो 10th बोर्ड में आएगा, वो एक तो आएगा डोबेराइनर का त्रिक नियम और एक आपके पास आएगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। डोबेराइनर के त्रिक नियम क्या था कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखें तो 3-3 तत्वों का ऐसा समूह आता है। डोबेराइनर का त्रिक नियम, त्रिक से समझ में आ गया, 3 तत्वों का एक समूह प्राप्त होता है जिसके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। पहले और तीसरे तत्वों का औसत परमाणु भार मध्य तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। और 3 मैंने जो है वो त्रिक बताए, वो कौन कौन से बताए वो याद कर लेना। फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो पहले के बाद 8वां तत्व ऐसा आता है जिसके गुण पहले के समान होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारतीय संगीत में 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी, 7वां नहीं है और 8वां सा, पहला भी सा 8वां भी सा, इसका मतलब पहले और 8वें में समानता। इसी तरीके इनके भी पहले और 8वें में क्या होती है, समानता होती है। न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमी क्या है कि ये सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू होता है, इसके बाद लागू नहीं होता। तो ये 2 नियम हमने पढ़ लिए। इसके बाद कल अपने पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी। ये जो है फिर तत्वों के वर्गीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड लक।